एक मिनट मसीह मुस्लिम साहब, एक मिनट कोई जवाब नहीं निकालो होता सही का, आमिर तो भाई, बस यही आता है तुम्हें। एक मिनट मसीह मुस्लिम साहब, हाँ जवाब नहीं, सवाल तो पूछने दीजिए आपसे। नहीं, नहीं, इन्होंने कहा भाई, इन्होंने कहा, मैंने तो कोई गलत यार बात तो आप नहीं की, इसमें दर्शक दूर देख रहे रहो, हैं। आप मैंने क्यों इंटरफियर भाई कर रहे हो मुझे यार। मेरा मेरा भाई एक मिनट बोलने तो दे, मुझे बोलने तो दे। भाई आपने कहा फलस्तीन के और इसराइल के सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का। मैंने कहा सोल्यूशन मेरे पास है, एक आयत है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आप पढ़ दें, मैं जरा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है। जी, स्क्रीन पे दिखाएं वो। मुफ्ती जी। मुफ्ती साहब के होते हुए मैं कैसे जुर्रत कर सकता हूँ पढ़ने की। अच्छा नहीं आप नहीं, आप ये वाली जुर्रत तो आप पता नहीं कितनी मरतबा कर चुके। जी मुफ्ती साहब जी जरा इनको पढ़ के सर समझा दीजिए प्लीज। जी, ये मैं ना आयत इनसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। ये सोल्यूशन नहीं कुरान के मुफ्ती अंदर साहब, दिया हुआ है। मुफ्ती साहब के ये होते नहीं हुए नहीं मैं ये जुर्रत नहीं नहीं कर आपसे, सकता। जी भाई, ठीक है। ये एक सोल्यूशन है जी, ये आपके सामने है, सूरह अल बकरा की आयत है, ठीक है, आयत नंबर 12 और 13, ठीक है। ये जरा ये पढ़ दें, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, जरा प्लीज इसका मसला हल कर दें। ये सोल्यूशन दिया हुआ है तो ये इसराइल और सोल्यूशन फलस्तीन क्या के इशू पे। आज ये सोल्यूशन आज तक क्या कामयाब नहीं हुआ। नहीं पढ़े तो सही, मुझे खुद नहीं पढ़, मैं तो आपसे कह आपको रहा हूँ मसीही प्लीज। मुस्लिम, अच्छा आपने तो कुरान पर पढ़ी तो है आपका ना। ईमान है ना, कुरान पर आपका आप ईमान है या नहीं है? मेरा मैं कहता हूँ है, ये नहीं कि टोटली जी इनहेरेंट वर्ड ऑफ गॉड। टोटली नहीं। जैसे देखिए बात सुनिए, क्रिश्चियंस कहते हैं वी नहीं, कंसीडर द अदरत बाइबल। ये इधर ले नहीं जाएंगे, नहीं अदरत ये नहीं, उसूली आप चुप बहस में रहे, उलझ मैं जाएंगे। मुफ्ती ये साहब से पढ़ें बात भाई कर रहा हूँ सोल्यूशन, जी, भाई इधर ये सोल्यूशन भाई, मुफ्ती से बात भाई करने इधर दो सोल्यूशन, भाई प्लीज। भाई मुफ्ती आप साहब मैं कीजिएगा, आपसे बात कर रहा हूँ, हजरत इधर ही इनको हैं। पहले जरा चुप रहे। मुझे 5 मिनट भाई, मुझे या सिर्फ ओनली यार 5 मिनट चाहिए गिन के, मेरा अच्छा भाई बेशक मेरा। आमिर भाई एक बोलने मिनट, का आमिर भाई एक तुम्हें मिनट, जी आमिर भाई एक मिनट, भाई मसीह मुस्लिम साहब देखें, टाइम जाया होगा। आपने सोल्यूशन मांगा, सोल्यूशन आपकी दीवार पर लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में कोई मसला है? आप ये कह दीजिए मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ दूंगा, और अगर आता है तो पढ़ दीजिए। नहीं मैं नहीं कहता, मैं कौन सा कभी भी नहीं मैंने ये कहा कि मुझे अरबी आती है और ये सब कुछ। नहीं मैंने चलो, कब वैसे क्लियर किया है? पढ़ना तो आता होगा ना, नहीं समझना आता, पढ़ना तो आता होगा। नहीं मैं नहीं, नहीं मुसलमान है ना हजरत, मैं इनका क्लेम ये है, मैं मुसलमान है ना ये। मैं क्यों अरबी की बेइज्जती करूं अपनी जुबान में पढ़ के। तो यानी आपको कुरान नहीं आता? ये अरबी कुरान नहीं आता, और मैं हूँ भी नहीं किसी डीएनए का नहीं है मेरा, किसी अरबी का डीएनए चले नहीं है ठीक मेरे है, पास। चले अभी डीएनए पता चल जाएगा भाई, इसका तर्जुमा अगर आप दिखा दें आमिर भाई। हजरत मैं इनको तर्जुमा तो नहीं मैं दिखा सकता, आयत मेरे पास है, तर्जुमा अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप कर दें। जी ठीक है, ठीक है। ये अब आपके मैं सामने मसीह मुस्लिम मुस्लिम साहब देखें, आयत नंबर कौन सी है? ये आयत नंबर 12। आयत नंबर 12 जी। वइन नकसू अयमानहुम मिन बाद अहदिहिम वतअनु फी दीनिकुम फकातिलू अइम्मतल कुफ्र इन्नहुम ला अयमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। कि अगर ये अपनी कस्में तोड़ दें वादा करने के बाद और तुम्हारे दीन में तुम्हें तानाजनी करें, तो तुम इन अइम्मा कुफ्र यानी कुफ्र के जो लीडर्स हैं उनसे किताल करो, उनसे लड़ो। इन लोगों की कस्मों और अहदो पैमान की कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाता है, अला तुकातिलून कौमन नकसू ईमानहुम व हम्मू बिइखराजिर रसूली व हुम बदऊकुम अव्वल मर्रा। क्या तुम उन लोगों से लड़ाई नहीं लड़ोगे कि जिन्होंने अपने अहदो पैमान को तोड़ा और रसूल को निकालने का इरादा किया? व हुम बदऊकुम अव्वल मर्रा, और उन्होंने ही सबसे पहले इस चीज का आगाज किया। क्या तुम उनसे डर रहे हो? अल्लाह से डर, अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो अगर तुम उस पर ईमान रखते हो। ये सोल्यूशन है। तो ठीक है, तो इसमें मतलब जो है सोल्यूशन जो है ये है कि इजराइल पे इजराइल को खत्म कर दो, ठीक ये है। जो आयत है ना, वहुम बदऊकुम अव्वल मर्रा, सबसे पहले शुरुआत उधर से हुई, नकबा से 1948। तो अब जाहिर सी बात है यानी 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 सोल्यूशन ये इनका ध्यान उस तरफ जा रहा है। सोल्यूशन ये है कि जो क्रिमिनल है उसको कंडेम किया जाए और उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लॉ जो है वो प्रेशराइज किया जाए। अदरवाइज फिर पैलेस्टीनियंस को राइट है कि वो अपना डिफेंस करें, और जो उनके साथ ज्यादती की गई है, उनको मारा जा रहा है, उनका मैसेकर और जेनोसाइड किया जा रहा है, एथनिक क्लेंसिंग की जा रही है, उसको रोका जाए। वो फिर डिफेंस का राइट रखते हैं। ये इस आयत के अंदर बयान किया गया। ठीक है, आपको तो पढ़नी नहीं आई मेरा भाई। मुफ्ती साहब का दिल बहुत बड़ा है, मैं समझता हूं, यकीन करें शायद इसी वजह से ही अल्लाह ने कहा है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ऐसी दोस्तों को, ऐसे बुजुर्गों को देखकर ये इन चीजों पर यकीन होता है। अदरवाइज मेरा भाई, मैं तो आप आयत जब तक ना पढ़ते मैं आपको 1.5 लीटर पानी पिलाता। जी मेरा भाई। यार मैं फिर वो बात कर रहा हूँ कि ये कोई ये जमाने में कोई ये क्लेम करे कि अरबी अरबी,
कुरान अरबिक है, ये बाइबल के साथ यही ड्रामा हुआ है, ठीक है ना। अभी कहते हैं हजरत आपने पूछा था, हजरत आपने इनसे पूछा, इनका जवाब सुनिएगा। मैं इनको 3 से 4 बार एक्सपोज कर चुका हूं कि ये टिपिकल क्रिश्चियन मिशनरी है। रिसेंटली इस्लामिक अवेकनिंग पर मैंने इनको एक्सपोज किया, साफ इन्होंने बताया कि क्रिसमस इनकी थी और ईद मुसलमानों की थी, खुद बताया। अच्छा सुने जरा, अब जरा सुने, मुझे पता है आप शोर डालेंगे, मेरा भाई वो 1857 का दौर चला गया, रुके जरा इस तरह। अच्छा एक चीज मैं हजरत यहाँ ये रखना चाहता हूं, आपने सवाल किया था आप कुरान पढ़ सकते हैं कि नहीं, इन्होंने पीछे जाके देख लें, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि नहीं पढ़, इन्होंने पता क्या कहा, मैं अरबिक नहीं पढ़ सकता, कुरान में पढ़ सकता हूं, यानी ट्रांसलेशन। इनके मुराद ये है कि ये वो क्रिश्चियन मेंटालिटी है जिन्होंने ट्रांसलेशन का नाम बाइबल रखा हुआ है, वर्ड ऑफ गॉड रखा हुआ है। हम तर्जुमे को कुरान नहीं मानते, हम कुरान उस अरबिक टेक्स्ट को कलामुल्लाह मानते हैं। ट्रांसलेशन किन्होंने किया हुआ है, उनको क्या जिसने भी किया है, जिसने भी किया है, मैं आपको बेवकूफ समझता हूं, मैं आपको समझता हूँ बेवकूफ, तुमसे ज्यादा आपको बेवकूफ समझता हूं। अरबी जानते हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है। भाई चले ठीक है चले भाई, अब आपको सलूशन मिल गया, ये सलूशन है, ठीक है। मजीद कुछ कहने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। नहीं मैंने कुरान ने खुद ही सलूशन दे दिया, बात ही खत्म हो गई। बस तो फिर क्या है कि राइट ऑफ एग्जिस्टेंस है इजराइल का, तो बस हो गई बात, अब तो खत्म हो गई ना। कुरान अब आप ये कहते हैं कि मैं कुरान को मानता हूं, कुरान किसे आपको सोल्यूशन दिखा दिया, तो कहिए मैं कुरान को नहीं मानता। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राइट ऑफ एग्जिस्टेंस है इजराइल का। भाई आप कुरान को मानते हो कि नहीं मानते? नहीं आप मुझे बताइए, आप कुरान को मानते हैं? मैं भाई टाइमर लगा दें, 30 सेकंड का टाइमर, 30 सेकंड्स आपके पास है। कुरान को मानते हैं? सही है, मैं लगा देता हूँ, चले मैं लगा देता हूँ। कुरान को आप मानते हैं? अगर कुरान को मानते हैं तो फिर इस सोल्यूशन को आप मानते हैं या नहीं मानते? ये मैं 30 सेकंड दूंगा, अगर टाइमर जो है 1 मिनट का है। हाँ ठीक है, अगर उन्होंने कोई ऐसा मायदा तोड़ा है then they have to। नहीं वहुम बदऊकुम अव्वल मर्रा, शुरुआत उन्होंने की है 1948 में, लिहाजा उनको वहां रहने का हक नहीं है, ये कुरान कह रहा है। तो आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते? उनका राइट नहीं है वहां पे 48 आप इसको मानते? कुरान इसको क्या कह रहा है, आप कुरान के उसको बात को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? हाँ मैं मानता हूँ, अगर जो उनका तो इसका मतलब ये कि आपके नजदीक यहूदियों को इजराइल में रहने का या इजराइल के नाम की रियासत का वजूद नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं, राइट? नहीं ये नहीं मैं कह रहा, यही तो फिर एक कुरान कह रहा है। चलिए ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ये हमसे सवाल पूछ रहे थे तो ये सुनते जाइए, वैसे तो उन्होंने सुनना कोई नहीं था, अपना तो जवाब। दो अलग चीजें हैं, एक है क्या इजराइल को एग्जिस्ट करने का राइट है, तो उसका आंसर है द कैपिटल नो। जहां तक ज्यूज की बात है एग्जिस्ट होने का, ज्यूज को बिल्कुल राइट है वो एग्जिस्ट करें। एग्जैक्टली, ज्यूज इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, इजराइल एज अ नेशन एज अ स्टेट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। हम इजराइल की एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहे हैं, ज्यूज की एग्जिस्टेंस को चैलेंज नहीं कर रहे। दो चीजों में फर्क समझें। बहुत शुक्रिया। बल्कि यहूदी जो है वो इस्लामी हुकूमत में सबसे ज्यादा फले फूले हैं। गोल्डन पीरियड है मुफ्ती साहब उनका, यहूदियों का गोल्डन पीरियड ही इस्लामी हुकूमत में था भाई, सबसे ज्यादा मोरक्को में, और इसी तरीके से जो मोरितानिया में, ईरान में, इराक में, ऑटोमन एम्पायर में, जगह जगह जो है यहूदी आबाद थे। यहूदी जब एक जगह कंसोलिडेट होकर गए जर्मनी, तो देख लो जर्मनों ने क्या किया उनके साथ, होलोकॉस्ट कर दिया उनका। लेकिन इस तरह का होलोकॉस्ट आपको कभी इस्लामिक वर्ल्ड में नजर नहीं आएगा कि यहूदियों को चुन चुन के मारा जा रहा हो। बल्कि यहूदी ईसाइयों के मुकाबले में मुसलमानों के साथ रहने को फौकियत देते थे, यह हिस्टोरिकल फैक्ट है। अच्छा जी, तो मसीह मुस्लिम साहब बैक स्टेज खाली कर दें। सूर्या, जी मुफ्ती साहब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मुफ्ती साहब मेरा क्वेश्चन ये था कि अल्लाह की शेप किस तरह की है, मतलब उस पर मेरा क्वेश्चन है कि कहीं तो उन्होंने जिक्र किया मूर्ति बनानी है सूर्या भाई, मूर्ति बनानी है। मूर्ति भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सॉरी क्या मतलब है? सॉरी मतलब यह है कि कोई शेप नहीं है, सिंपल, उसकी मूर्ति नहीं वही नहीं बन सकती। शेप नहीं है। किताबों में ये जिक्र क्यों है कि मैंने कभी पैर से बनाया, मैं बोलता हूँ, मैं हाथों से बनाया कभी, इस सब ये क्या मतलब? ये बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है ये। हाँ मैं समझाता हूँ, जैसे वेद के अंदर पुरुष सूक्त पढ़ा है, पुरुष सूक्त। अब वेद छोड़े अभी। नहीं, क्यों छोड़ूं? नहीं समझाना नहीं है आपको, समझेंगे कैसे? आप सूर्या है ना, तो सूर्या का अर्थ समझाने के लिए, सूर्या का अर्थ समझाने के लिए मुझे उदाहरण नहीं देंगे क्या? हिंदी पढ़नी पड़ेगी।
नहीं सुने ना, सुने जरा, आमिर भाई आप अपनी पढ़ते बात नहीं को मुकम्मल करें। देखिए भाई, जी, सूर्या शुक्रिया। साहब तो यहाँ पर इस तरीके से होगी कि आपने सवाल रखा, अब हम पूरा जवाब देंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे, बीच में मत काटिएगा। जी आमिर साहब हाँ, बोलिए। बहुत शुक्रिया। उदाहरण देना जरूरी है और वो तभी दिया जाएगा जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। आपने कहा फिर उन चीजों का मकसद क्या है, अगर कोई शेप नहीं, उनका बिल्कुल मतलब वही है, बिल्कुल आप जो समझना चाहें, आपके लिए कह रहा हूं, जो पुरुष सूक्त के अंदर है। पुरुष सूक्त जो है, ये ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार हुआ, हत्ता के मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, उस पूरे वर्ण को भी एक्सप्लेन किया गया है। उस पुरुष सूक्त के अंदर यजुर्वेद में भी और अथर्वा वेद के अंदर 2 बार पुरुष सूक्त आया है वेदों में। उसमें लिखा है कि ईश्वर ने अपने मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति की, अपने बाजू से क्षत्रिय की उत्पत्ति की, अपनी जांग से वैश्यास की उत्पत्ति की और अपने पांव से शूद्र की उत्पत्ति की। हाँ बस। तो ये जिस तरह आप उस ब्रह्म को, परम ब्रह्म को निराकार मानते हुए भी पुरुष सूक्त का अर्थ करते हैं ना, भाई इसी तरह ही हम मानते हैं। सिंपल, बस, ज्यादा लंबी बात ही कोई नहीं। बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा, वो बंदा चला भी गया, ठीक है। अब इस मौजू पर ये खुदा की सिफात हैं और क्या। अच्छा जी, तो ये एक मैसेज सामने आया, आई एम इन इंडिया। मुफ्ती साहब मैंने आपको दिखाया था, वो आप यहाँ पे मुफ्ती साहब पिछली स्ट्रीम में मैंने आपको दिखाया था। एक बंदा था, वो ट्विटर हैंडल में आई स्मोकिंग एकेडमी करके, जिसने वो एक वीडियो बनाई थी, मीम बनाई थी एक गाजा के बच्चे की, जो पूरा सफेद हो गया था, रबल से निकाला हुआ था उसको, तो उसने फेयर एंड लवली का ऐड, तो वो मर गया आज जी। अच्छा, तो जिसने वो मीम बनाई थी वो खुद मर गया? जी जी चले, खैर ठीक है। पता नहीं हजरत, ये पता नहीं किधर चले गए हैं। अभी वो वेद की बात आई है तो वो चले गए हैं, वैसे कह रहे थे मैं बैठना चाहता हूँ, पता नहीं क्या। जी जी जी, वो वेद, असल में वेद का झोल और वेद का भेद पता है ना उनको। जी, असल में मुफ्ती साहब, वो वेद इतनी पावरफुल है कि जब उसका जिक्र होता है ना, तो इनसे बर्दाश्त ही नहीं होती है, ये वहां से चले जाते हैं। रोहन कुमार साहब जी भाई। हेलो मुफ्ती सर, कैसे आप? बिल्कुल ठीक। और आमिर सर और अब्दुल्ला सर और एक्नॉलेज इस्लाम। जी जी जी। आपने प्यारे भाई लैपटॉप सिस्टम ले लिया आपने? हाँ जी सर, मैं आपसे ही बात करने के लिए मैं पहले थोड़ा सा टाइम चाहता था। मुफ्ती सर, मैं आपकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं पहले सर मैं 5 मिनट में मुफ्ती सर से बात कर लूँ? सर 1 मिनट, मुझसे ये मेरी बात सुने, मेरे सवाल का छोटा सा जवाब था, हाँ या ना। आपने लैपटॉप या कंप्यूटर ले लिया? सर मैं बाहर हूँ, लैपटॉप अभी मेरे पास नहीं है। नहीं, जब, क्योंकि मुझे ये है कि आप कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं, आपने मुझे बताया था कि आप कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं, बल्कि आपने डिग्री की हुई है, तो लिंक आपने कहा कि मेरे पास सिस्टम नहीं है कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं, आपने ये बोला था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कौन सा, ये ऐसे ही है कि कोई कहे कि मैं ड्राइवर हूं और पास उसके साइकिल हो, ठीक है ना। सर आप अगर कहीं बाहर जाते हैं तो आप क्या लैपटॉप अपने जेब में रख के जाते हैं? आप उस वक्त नहीं, आप उस वक्त बाहर नहीं थे मेरा भाई। आप हमेशा हमारी स्ट्रीम में बाहर से क्यों मैं 1-2 महीने से बाहर हूँ, मैं 1-2 महीने से बाहर हूँ। कंप्यूटर साइंसेस का बंदा हो, आप जॉब क्या करते हैं? नहीं, जॉब क्या है, जॉब क्या आपकी? नो आई कांट रिवील सर। वेरी गुड, यानी कंप्यूटर बेस्ड ही जॉब है ना? हाँ। मसला क्या था? तो कंप्यूटर, हमारे ऑडियंस समझ नहीं पाएंगे आमिर भाई। मुफ्ती सर मैं थोड़ा सा बोल लूं, आमिर सर ने बोल दिया। मैं मसला ये बता देता हूं, मैं आमिर भाई से पूछ रहा हूं। जी ठीक है हजरत, मसला ये है कि ये भाई जो हैं एक रेफरेंस मेरे साथ कोट करना चाह रहे थे। एक रिक्वेस्ट, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। ये नहीं सुनेंगे हजरत, ये नहीं सुन सकते हजरत, ये नहीं सुनेंगे। 1 मिनट के लिए सर, सॉरी 1 मिनट के लिए सॉरी प्लीज सर, एक लाइन बस, एक लाइन। मैं आपको लाइन बाद में सुनूंगा, मैं सुनूंगा नहीं। आमिर भाई सुन बोले। जी थैंक यू। इन्होंने लिंक शेयर किया कि ये लिंक ओपन करें और ये आर्टिकल, मैंने इनको कहा कि आप शेयर कर दें। ये कहने लगे मेरे पास लैपटॉप या सिस्टम नहीं है। मैंने कहा ले लें। कहते हैं नहीं है मेरे पास, मैं कहां से ओपन करूं, तो हमारे ऐसे तो बात हो नहीं पाएगी। तो मैंने कहा आप ले लें तभी लिंक ओपन करें, क्योंकि मैं नहीं ओपन कर सकता। फिर इन्होंने जिद की कि ये जरूर कीजिए। मैंने ओपन किया तो वो लिंक बिल्कुल जो है ना एक और चीज निकली, वो ओरिजिनल था ही नहीं। ये दूसरी दफा है, फिर इन्होंने कहा ये लिंक ओपन करें, तो मुझे शक पड़ा कि ये शायद हैक वगैरह या कोई ऐसी चीज या कोई गलत चीज ना हो। तो मैंने इनको कहा कि आप अगर रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन शेयर कर दें। ये इब्तिदा में मुझे बता चुके थे कि ये कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये पूरे एक इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हैं प्रॉपर, ये सर्टिफाइड। इन्होंने मुझे कहा मुझे एक एक चीज पता है कैसे ये चीज क्रिएट होती है फलाना। अब अजीब बात यह है कि हजरत के एक बंदा ये कह रहा है कि मैं कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट हूं और ना उसके पास लैपटॉप है ना सिस्टम है। और कमाल उससे बात यह है कि जब भी इनको कहा जाता है कि स्क्रीन शेयर करके वो रेफरेंस दिखा दें कोई ऐसी चीज, कहते हैं जी मैं बाहर हूं।
ये सारे लोग मोबाइल से और बाहर से ही क्यों आते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। जी हाँ, चले खैर ये बैकग्राउंड हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलूं सर? जी बोले, और हमें भी मुफ्ती सर, वैसे सर मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन अब आमिर सर आ गए, तो मैं सोच रहा हूँ पिछली लाइव स्ट्रीम पर कुछ बात इनकम्प्लीट रह गई थी, बस 5 मिनट की, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? फिर आप उन्हीं से बात करें, क्योंकि हम 5 मिनट आपकी गुफ्तगू होगी, इंशाल्लाह फिर हम अगले कॉलर को देंगे। वो नहीं करेंगे, आमिर सर नहीं करेंगे बात, मुझे पता है। उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह क्योंकि मैं आपकी ट्रीटमेंट अपने तरीके से करना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ कर नहीं पाऊंगा, तो आप मेरे पास आइएगा, वो बात वहीं करेंगे। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा था और मुफ्ती साहब ने पूछा, तो मैंने उसकी तफसील दे दी। आप जो बात करना चाहते हैं आप अपना रख लें। हाँ, ये जरूर है, मेरे पास जरूर आइए। वैसे सर आपने ब्लॉक कर दिया मुझे। होल्ड ऑन रोहन कुमार साहब, ये बात फेयर भी है, अगर आपका कोई डिस्कशन उनके चैनल पर चल रहा था तो उस डिस्कशन को आगे कंप्लीट भी उन्हीं के चैनल पर होना चाहिए, मेरे चैनल पर नहीं, वरना लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बात हो रही है। हाँ ठीक है सर आप मुफ्ती सर आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये शुरुआत आमिर सर ने बोली ना, अपने चैनल की बात मुझ पर बोली, मैंने तो नहीं शुरू किया। नहीं, ओहो, मैंने सिर्फ सिंपल सवाल पूछा था, उसका अगर आप जवाब दे देते। जो कंप्यूटर की बात हो रही थी ना, मैंने उनसे वजाहत चाहिए कि मुझे मालूम नहीं था ना कि कंप्यूटर का क्या मसला है। वही तो बात है, जब मालूम नहीं है आपको, वो अपना टॉपिक लेके आ रहे हैं अपने चैनल का, वही तो बात है। मैं तो स्टार्ट ही नहीं कर रहा था। भाई आप हम पे इतना क्यों डिक्टेटर बन रहे हैं? अपनी बात रखें, चलते बने, कहानी खत्म, बस इतने नखरे ना करें, बात रखें। ठीक है सर, ओके सर, आमिर सर, ठीक है सर, मुफ्ती सर आपसे मैं बात करता हूँ, ठीक है, वो हमारा जो अलग मसला है वो अलग चैनल पे होगा आमिर सर के साथ, ठीक है। तो सर कितना टाइम होगा मेरे पास? करीबन 15-20 मिनट होंगे मेरे पास। 3 मिनट दे रहा हूँ। 3 मिनट बस? जी, मेरे सर कुछ सवाल थे, शायद 3 मिनट में ना हो पाए। कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। जी, पहला सवाल रखें। ठीक है सर। तो पहला सवाल तो सर ये है कि यही सेम सवाल है मेरा, कि मैंने कुरान के कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगते हैं कि थोड़े से मुझे समझने की जरूरत है। जो मैं ऐसा नहीं बोलता कि कुरान गलत है या फिर हिंदू सही है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझना चाहता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। तो सर कुरान का जो 54 और 1, सूरह 54 आयत नंबर 1, वो ये कहती है कि चंद्रमा के 2 टुकड़े किए गए थे। मैं सर इसका साइंटिफिक प्रूफ देखना चाहता हूँ, क्या इसका अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस है? क्योंकि नासा हो गया, इसरो हो गया, जापान हो गया, ये यूरोपियन की जो स्पेस एजेंसी हो गई, इनमें से किसी ने भी अभी तक, क्योंकि यही ऑफिशियल एजेंसीज है जो इन पर स्टडी करती है, तो हम इन्हीं की बात मानेंगे, हम किसी और का हम कैसे कह सकते हैं? तो सर क्या आपके पास ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ है? ठीक, अच्छा, आपने हमसे वो प्रूफ मांगा उस चीज का कि जो हमारा दावा ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि जो स्पिरिट ऑफ द मून हुआ है वो एक साइंटिफिक, समझ लें कि या एक फिजिकल वर्ल्ड में हुआ या एक उसकी कोई साइंसी हैसियत थी। हम ये कहते हैं कि वो एक मेटाफिजिकल इवेंट था। किसी भी मेटाफिजिकल इवेंट की आप साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। साइंस की लिमिटेशंस ही हैं कि वो मेटाफिजिकल की चीज के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकती। तो ये ऐसा ही है कि मसलन मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपकी जो अकल है, आपके पास अकल है, हर इंसान के पास अकल है, तो उसका आपकी पर्टिकुलर अकल का सबूत नासा ने दिया, आपकी पर्टिकुलर अकल का सबूत कोई यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दिया। भाई वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा की जो फील्ड है वो आपकी अकल के ऊपर स्टडी करना नहीं है। तो ऐसे ही जो नासा और यूरोपियन एजेंसी है उनकी जो फील्ड है वो ये है कि इस दुनिया के अंदर जो साइंटिफिक फिनोमेना है उनकी हम स्टडी करें, और जो मौजिजात होते हैं जिनको मिरेकल्स बोलते हैं वो साइंटिफिक फिनोमेना नहीं होते, बल्कि वो मेटाफिजिकल फिनोमेना होते हैं जो अबव साइंस होते हैं। लिहाजा साइंस उसकी कभी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती। अगर कोई आदमी ये कहे कि ये रहा साइंटिफिक सबूत तो हम उसको नहीं मानेंगे। अच्छा सर, मतलब एट प्रेजेंट वी डोंट हैव एनी एविडेंस, यही ना? वी डू हैव एविडेंस, लेकिन आपको एविडेंस डिफाइन करना पड़ेगा कि एविडेंस किसको कहते हैं। एविडेंस की डेफिनेशन क्या है? एविडेंस की डेफिनेशन मतलब यही है, अगर किसी चीज पे हम साइंटिफिक स्टडी करें, वो चीज प्रूफ मिलते हैं, तो या मतलब ये कि एविडेंस आपके नजदीक वही है जो साइंस के है। यस सर। और यही गलत है। इसी पर बात करते हैं कि क्या एविडेंस सिर्फ साइंटिफिक होता है? बट सर मैं साइंटिफिक पूछ रहा हूं ना। नहीं भाई, मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे साइंसी तौर पर ये साबित करो कि आप जो है मौजूद हैं। आप साबित नहीं कर पाएंगे। आप ये कहेंगे भाई मैं मौजूद हूं, मैं बोल रहा हूं आपसे। सर मैं आपको फिजिकल अपीयरेंस दिखा सकता हूं अपना, और मैं सांस ले रहा हूं, मैं लिविंग बीइंग हूं, मैं चल रहा हूं। वो एक इंसान की बॉडी होगी। मैं आपकी बात कर रहा हूं जो आप हैं। आपकी बॉडी तो आपके मरने के बाद भी रहती है, उसका तो फिजिकल अपीयरेंस है, उसका आप केमिकल कंपोनेंट वगैरह जो भी है, जो भी उसके सारी चीजें बता सकते हैं। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं, आपका मुझे साइंसी सबूत दें। मेरा मतलब क्या? मेरा मन या सिर्फ मेरी बॉडी?
आप, बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं, चूंकि आप जब मर जाएंगे तो आप नहीं रहेंगे, बॉडी रहेगी। अब मुझे इसको साइंसी तौर पर साबित करें। तो मैं, एक मिनट रुकिए, मेरी बॉडी रहेगी, मैं मर जाऊंगा, यही ना मतलब, ब्रेन डेड, सिंपल। तो आप तो चले गए, आप ये कहेंगे भाई ये रोहन साहब की बॉडी रखी हुई है, रोहन पास्ट अवे, ही इज गॉन, ठीक, बॉडी यहां पर है। आपकी बॉडी को ये नहीं कहेंगे कि रोहन लेटा हुआ है, ये कहेंगे रोहन इज गॉन, रोहन इज नो मोर। तो वो जो है ना कि हु इज नो मोर, हु हैज पास्ड अवे, उसको साइंस तौर पर साबित करें। यस, हिज ब्रेन इज डेड, हिज ब्रेन इज नो मोर, हिज ब्रेन इज नॉट वर्किंग नाउ। हुज? रोहन्स। हु इज रोहन, उसको साबित करना है ना पहले। ब्रेन तो डेड जब होगा, जब वो मौजूद होगा, पहले उसके वजूद को साबित करें साइंसी तौर पर। तो रोहन एक ह्यूमन बॉडी है ना, वो तो रोहन एक नाम है भाई। मैं तो बॉडी की बात ही नहीं कर रहा हूं, बॉडी को तो हम भी मान रहे हैं कि वो है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं रोहन की। रोहन को साबित करो कि वो है, मैं हूं, मतलब साइंसी तौर पर साबित करना है। मुझे बताइए कोई साइंसी फार्मूला के जिससे रोहन साबित होता हो, बॉडी नहीं। एक मिनट रुकिए, आप रोहन को क्या मानते हैं पहले, ये मैं घंटा मानता हूं, आप पहले बताओ, साबित करो कि मैं हूं, यही साबित करना है ना। मेरे जो मैं जो हूं वो मेरे थॉट्स हैं, ये साबित करना है, साइंसी तौर पर साबित करना है। तो मेरा अगर माइंड चल रहा है, ठीक है, मैं आपसे बोल पा रहा हूँ, मेरे थॉट्स चल पा रहे हैं ऑलरेडी, मेरा एक साइकिक जो एबिलिटी है या रैशनल जो थिंकिंग है वो करने की जो कैपेबिलिटी है, वो ही मैं हूँ। अब मेरी कैपेबिलिटी नहीं रही, अब सुनिएगा पहले पूरा तो सुन लीजिए। मेरी जो कैपेबिलिटी है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो अपने थॉट्स रख रहा हूँ, जो मैं अपना सोच पा रहा हूँ, जैसे आप सोच पा रहे हो, आप भी तो आप वही तो है जो आपका थिंकिंग है। आप अगर आपके थॉट्स चले गए, आप बोल नहीं सकते, आप अपनी शेयर नहीं कर सकते, तो आप रहे ही नहीं ना। ठीक, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यही कहना चाह रहे हैं ना क्या? फिलॉसफी, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यही कहना चाह रहे हैं ना, बहुत मशहूर सेंटेंस है। ओके, अब ये जो है, अच्छा, अब ये जो आई थिंक देयरफॉर आई एम है, ये जो आपने स्टेटमेंट दिया और जिसके जरिए आपने रोहन को साबित किया कि रोहन है, क्या ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है? अब थिंक का मतलब क्या हुआ? ब्रेन सेल्स मेरे चल रहे हैं, मतलब मेरे ब्रेन के, हाँ साइंटिफिक है। नहीं नो सर, सिर्फ मुफ्ती सर से बात करो सर, मैं बीच में इंटरप्शन नहीं, नो इंटरप्शन प्लीज। जी बोलिए। एक से बात करूं तो सर मैं एक से ही करूंगा ना। रुक जाइए, वो मुझसे बात कर रहे हैं जी। एक्नॉलेज इस्लाम, ठीक है, बात कीजिए, हाँ बात कीजिए उनसे। जी मुफ्ती साहब, ये हजरत कह रहे हैं कि ब्रेन सेल्स हैं, तो ब्रेन सेल्स एक ऐसे इंसान के भी होते हैं जिसको 100% डिमेंशिया हो गया। मिसाल के तौर पे मैं हूं, मुझे 100% डिमेंशिया हो गया, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूं, मैं बस बॉडी में हूं, हार्ट चल रहा है, पंप चल रहा है, तो कैसे डिफाइन करें? जी भाई। हाँ तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो अब तो वो थिंक नहीं कर पा रहा ना सही से, उसको डिमेंशिया होगी 100%। सही से वाली बात क्या है, उसके ब्रेन सेल्स तो चल रहे हैं ना। तो अब वो ये नहीं कह सकता ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये वाला आर्गुमेंट तो वो दे ही नहीं सकता। मैं ये भी तो बोला ना, ब्रेन सेल्स चल रहे हैं, उसके एक्टिव है, न्यूरॉन्स में अगर उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंप्लीट है। ये वाला जो स्टेटमेंट है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये एक साइंटिफिक, आप इसको साइंटिफिक मानेंगे या आप इसको कुछ और मानेंगे, या आप इसको इंट्यूटिव मानेंगे? देखिए, इंट्यूटिव और साइंटिफिक दोनों मिक्स करके अगर हम बोले तो मिक्स ही करना पड़ेगा हमें। और फिर एक चीज मैं बता रहा हूँ, आई थिंक, होल्ड ऑन, इंट्यूशन क्या आप कायल हैं? इंट्यूशन को मानते हैं? इंट्यूशन से आप क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार थोड़ा सा आपकी डेफिनेशन में जान लूं। चले मैं उसको मिसाल से समझाता हूँ आपको। आपको भूख लग रही है, एक मिनट सर, एक चीज मैं बोलूं सर, इसको साइंसी तौर पर साबित करें। साइंस के तौर पर मैं खाने के लिए ढूंढूंगा, मैं छटपटाऊंगा, मेरी बॉडी तो भैया आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि मैं भूखा हूं, साइंसी तौर से साबित करें। वो तो भूख लगने का रिएक्शन है कि आप खाना ढूंढेंगे, लूटेंगे, जो भी करेंगे, वो साइंस, वो उसका रिएक्शन है भूख लगने का। लेकिन भूख लग रही है, इसको साइंसी तौर पर साबित करें। तो अगर मेरी बॉडी क्रेव कर रही है किसी चीज को, साइंस के तौर पर आप ये कहना चाह रहे हो, मैं ब्रेन जो से एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, समझ गया। आप कैसे कन्विंस होते हैं कि आपको भूख लग रही है? फौरी तौर पर तो आप लैब नहीं भागते और जाकर अपनी बॉडी का टेस्ट नहीं कराते कि यार ये मुझे भूख लग रही है कि प्यास लग रही है, कुछ और लग रहा है। भूख लग रही है, भूख लग रही है, समझ गया सर। वैसे सर मैं इसका मतलब ये है इंट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सी चीजों को बगैर किसी शक को शुबे के मानते हैं, यकीन करते हैं, बगैर किसी साइंटिफिक प्रोसेस के। नो सर, ये इंट्यूशन नहीं है। अगर आप देखें तो मैं वैसे बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर नोटिस करो
तो जिसकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी, ग्लूकोज लेवल कम होंगे, या कोई सेल्स अगर इस तरह का है, जैसे कि आप अमीबा को देख लो, वो अपने जो फॉल्स फीट लगा के जो खाने की फिराक में जो मूव करता है, जो स्टिमुलस है, स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग जो एक्ट करता है, वो खाने के भूख लगना ही तो हुआ। ओ भाई, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि भूख क्यों लगती है, वो आप बता रहे हैं क्यों का जवाब कि यूं लगती है, इसीलिए लगती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आपको भूख लगती है तो आपको खुद पता चल जाता है कि मुझे भूख लग रही है, आप किसी साइंसी एविडेंस को तलाश नहीं करते, यू जस्ट हंग्री, यू जस्ट नो दैट यू आर हंग्री। यस सर, वो मेरे ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं ना, यू जस्ट नो। और ये जो नॉलेज आपको आती है ये किसी लैब से नहीं आती है, किसी साइंटिफिक प्रोसेस के नतीजे में नहीं आती। ये कैसे मिलता है? वरना सिर्फ आज जो लोग जिनको ये पूरा प्रोसेस पता है कि जब भूख लगती है बॉडी को क्रेविंग होती है तो कौन से हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, ये सिर्फ उन लोगों को पता होता। आज से 2000 साल पहले तो लोगों को पता ही ना चलता फिर भूख लगना किसे कहते हैं, उनको भी तो पता था ना। तो सर 2000 साल पहले क्यों जा रहा है, हम अभी की बात कर रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ सर, आपको ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं कि खाना खा, तो वो कौन सिग्नल्स देता है? वो आप प्रोसेस बता रहे हैं कि भूख क्यों लगती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको जब सिग्नल्स मिलते हैं, क्या आप साइंटिफिक बुनियादों पर पूरा साइंटिफिक प्रोसेस करते हैं? साइंटिफिक प्रोसेस क्या है किसी भी एविडेंस का, आपको पता है? साइंटिफिक प्रोसेस ही तो हुआ सर, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हुआ कि अगर साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। साइंटिफिक प्रोसेस बताइए क्या है। साइंटिफिक प्रोसेस इसमें ये है, अगर मुझे भूख लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई सेल ऐसा है जिसको एनर्जी की जरूरत चाहिए, कोई क्या मतलब हमारी जो बॉडी है। मैं बताता हूँ साइंटिफिक प्रोसेस क्या है किसी एविडेंस के फॉर्म होने का। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद आप थ्योरी डेवलप करते हैं। ये है साइंटिफिक प्रोसेस। नहीं, मैं खाने के फॉर्म में बता रहा था सर आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑल द वे टू द थ्योरी, यू नीड हाइपोथेसिस एंड यू नीड एक्सपेरिमेंट, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, तब जाकर आपका साइंटिफिक वो एविडेंस बनता है या साइंटिफिक थ्योरी बनती है। अब मुझे बताइए कि जब आपको भूख लगती है तो आप इस थ्योरी से गुजरते हैं कि पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, इतनी देर में तो आप निमट लेंगे। अरे सर, हाँ ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। आप इस चीज को, दो अलग चीजों को मिक्स कर रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो अगर मैं आग में हाथ आपके सामने ये बात आ गई कि एविडेंस सिर्फ साइंटिफिक नहीं होता। दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से। जब मैंने आपसे पूछा कि एविडेंस की डेफिनेशन क्या है, आपने कहा नहीं, एविडेंस तो सिर्फ साइंस ही होता है। हमने आपको साबित कर दिया कि एविडेंस अनसाइंटिफिक भी होता है, नॉन साइंटिफिक भी होता है। मसलन आपको भूख लगना, ये आपका इंट्यूशन है, इंट्यूशन जो है वो साइंटिफिक हो जरूरी नहीं है। हाँ, हम आपसे उसका प्रोसेस नहीं मालूम कर रहे हैं। प्रोसेस साइंटिफिक हो सकता है, आपकी जो नॉलेज है वो साइंटिफिक हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, साइंटिफिक होने का मतलब क्या है? ये थोड़ी कि जो दिखता है साइंटिफिक मतलब यही है ना कि आप ये कहना चाहते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है? हम नॉलेज की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि सारी बात इसकी है कि नॉलेज हमें है क्या नहीं है, कि स्पिरिट ऑफ द मून हुआ या नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। अब नॉलेज कैसे आती है? आपने कहा सिर्फ साइंस की बुनियाद पर आती है। उसको मैंने डिबंक कर दिया कि आप दुनिया में बहुत सी चीजों पर यकीन करते हैं और बगैर साइंस की मदद के यकीन करते हैं। मसलन भूख लगना, आपका आप होना, आपका अपना वजूद खुद, इस बुनियाद पर आपको मालूम है कि आपने उसका कोई लैब में टेस्ट नहीं किया, आपने अपने हार्मोन्स नहीं देखे, आपने अपना MRI नहीं करवाया पूरी बॉडी का और देखा कि अच्छा ये वाले सेल्स हैं, ये वाले मूव हो रहे हैं, कुछ नहीं। यू जस्ट नो दैट यू एग्जिस्ट। तो ये वाली जो नॉलेज है ये बगैर किसी साइंटिफिक थ्योरी के या प्रोसेस के या एक्सपेरिमेंट के या हाइपोथेसिस के या ऑब्जर्वेशन के आई है। इट मींस यू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस। हाँ ठीक है सर। बस जब ये साबित हो गया तो इससे ये पता चला कि एविडेंस का साइंटिफिक होना जरूरी नहीं है। एक मिनट सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। Therefore your claim के स्पिरिट ऑफ द मून के लिए मुझे साइंटिफिक एविडेंस चाहिए has been debunked. That's all from my side. नो सर, अब मैं बताता हूँ। आप सर थोड़ा सा टाइम देंगे सर मुझे? ठीक है, आपने बहुत अच्छा मतलब कैसे हो गया सर? बात तो बोलने दीजिए जी। आपको भाई टाइमर लगा दे 2 मिनट का। सर मैं पहली बार आया आपके पास, लंबी बातें करना चाहता हूँ क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने बात की सबके सब एग्रेसिव हो जाते हैं आपसे। मैंने आपको 3 मिनट दिए थे, गुज़िश्ता 7-8 मिनट से हम आपसे ही बात कर रहे हैं। 2 ठीक है मिनट सर, टाइमर लगा दिया ना। ठीक है, तो साइंटिफिक एविडेंस होने का मतलब ये नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ या फिर खाना खा रहा हूँ तो यहाँ पर आप साइंटिफिक एविडेंस देखने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब ये है कि आपने खुद बोला इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो ऑब्जर्वेशन होता है, पहले हाइपोथेसिस बनती है, इस तरह की चीजें होती है। तो लोग तो साइंटिस्टों ने जो इलाज वगैरह जो करते हैं वो कैसे इलाज करते हैं? ऑब्जर्व करके ही करते हैं ना। पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का कैसे स्ट्रक्चर काम करता है, उस हिसाब से वो उन्होंने अपने हिसाब से इलाज वगैरह किए। यही तो होती है साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब ये है कि इसका साइंटिफिक एविडेंस है कि मैं अगर मलेरिया का इलाज कर रहा हूँ तो कैसे इलाज कर रहा हूँ। तो ये साइंटिस्टों ने या जो भी बायोलॉजिस्ट जो भी थे उन्होंने इस सारे ऑब्जर्वेशंस को नोट करके तो किया। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ प्रूफ, क्या साइंटिस्टों के थ्रू कोई हमारे पास एविडेंस है?
क्योंकि आज हम आप खुद ही जो लाइव स्ट्रीम जो कर रहे हैं, ये भी तो एक साइंस के थ्रू ऑब्जर्वेशन वगैरह इन सब के थ्रू हम कर पा रहे हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम जो चीज आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम पहले क्या होता था